अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बेंगलोर में अपोजिशन की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, पटना का द्वितीय संस्करण। ये विपक्ष का एक बड़ा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये गठबंधन स्वयं के अंतर विरोधों का शिकार है। क्या इनमें कोई एकता हो पाएगी या ये सिर्फ बैठकों का दौर है, सहमतियों का दौर है? क्या होगा इस बैठक में और कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा होगा? आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, 17 जुलाई को और 18 तारीख को 2 दिन बेंगलोर में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। ये बैठक इस बार कांग्रेस आयोजित कर रही है, पिछली बार जेडीयू ने आयोजित की थी। मसला है कि एक कंसेंसस बनाया जाए कि अपोजिशन में कौन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुकाबला देगा। क्या वो चेहरा राहुल गांधी हैं या फिर वो चेहरा नीतीश कुमार हैं? कौन प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा बनेगा? वैसे पॉपुलैरिटी के लेवल पे, संगठन के स्तर पर और विपक्ष में ताकत के हिसाब से और लोकप्रियता को देखते हुए राहुल गांधी ही विपक्ष की स्वाभाविक पसंद होंगे, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा अनुमान है। तो क्या राहुल गांधी के नाम पर संपूर्ण विपक्ष सहमत होगा कि उनको फेस बनाकर अपोजिशन प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौतियां प्रस्तुत करे और 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष लड़े? क्या बेंगलोर की बैठक के जरिए ये संदेश देने की कोशिश होगी? और अगर होगी तो क्या इतने ज़्यादा अंतर्विरोध से घिरी पार्टियां, जिनमें राज्य स्तर पर अपने मतभेद हैं, क्षेत्रीय राजनीति में मतभेद हैं और सबसे बड़ी बात मुद्दों पर भी मतभेद हैं, और ऐसा सिर्फ मैं शब्दों के कारण नहीं कहा, मैं इसकी वजह भी आपको गिनाऊंगा एक एक करके कि अंतर्विरोध के शिकार कितने क्या ये लोग अपने जो पर्सनल ग्रीवियंसेस हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज भूल पाएंगी, या उन मुद्दों को जिसको लेकर सेंसिटिव हैं क्या उस पर सहमति बनेगी? मैं मिसाल देता हूं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी धारा 370 पर भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, मतलब इस मूव को सपोर्ट करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी जिस दिन ये ड्राफ्ट आने की चर्चा शुरू हुई, आम आदमी पार्टी ने आगे बढ़कर कहा हम समर्थन करते हैं, लेकिन विपक्ष के बाकी दलों ने इसकी खिलाफत की थी या कहा था कि ड्राफ्ट आने दीजिए फिर ओपिनियन देंगे। 2 तरह की बातें आई थी। बंगाल में भी अंतर्विरोध है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, अन्य राज्यों में भी है। क्या इस अंतर्विरोध का सामना विपक्ष करते हुए कोई एकता बना पाएगा? अगर बना लेता है तो ये करिश्मा है। और बहनों भाइयों, इस देश में करिश्मे हुए हैं और ये करिश्मा खुद भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया था। कब? 99 में जब वाजपेयी जी जीते, 160-61 सीटें बीजेपी की आई थी। उसके बाद गठबंधन के नेतृत्व में सरकार चली, हालांकि 13 दिन में वो सरकार गिर गई, लेकिन एक कोशिश हुई। इस देश में बहनों भाइयों अब गठबंधन की सरकारों का दौर है। एक पॉलिटिकल पार्टी भले ही उसे मैंडेट मिल रहा हो, भले ही बहुमत का आंकड़ा छू रही हो, लेकिन इस देश की राजनीति पर और इस देश की सत्ता पर काबिज रहना है तो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और साउथ सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, भले ही आप मेजॉरिटी में क्यों ना हों। कॉम्प्लिकेटेड है इस देश की राजनीति, क्षेत्रीय इलाकों में बटी हुई है इस देश की राजनीति, और कई बार और बल्कि बहुधा बहुत से ऐसे राज्यों में क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी पर बहुत भारी है। मिसाल के तौर पर आप उड़ीसा देख लीजिए, मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल देख लीजिए, कर्नाटक का उदाहरण आपके समक्ष है, तमिलनाडु, साउथ, डीप साउथ चले जाएं तो और स्थितियां बिल्कुल अलग है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को सबसे बड़ा पावर हाउस नॉर्थ बेल्ट है, हिंदी पट्टी। हिंदी पट्टी में बीजेपी के परफॉर्मेंस बहुत कुछ निर्भर करेगा कि दिल्ली में उसकी पकड़ कितनी मजबूत होगी। और आप खास तौर पर इस बात को देखिए कि जो विपक्ष का अलायंस है, इसका जोर दक्षिण में ज़्यादा नहीं है। यही बात बीजेपी अभी नहीं समझ पा रही। ये अलायंस नॉर्थ यानी हिंदी पट्टी की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है और यहाँ बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है। साउथ में तो उनको पता ही है कि वो अपर हैंड पे है और उनकी सरकारें भी हैं, बीजेपी का प्रभाव भी साउथ में कम है। लिहाजा ये नॉर्थ में बीजेपी को घेरने के लिए अलायंस तैयार हो रहा है। नॉर्थ का मतलब गुजरात से शुरू करिए और सीधे नॉर्थ ईस्ट तक जाइए, ये पूरा नॉर्थ एरिया है भारत का।
और इसमें अधिकांश हिंदी पट्टी राज्य हैं जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती, पावर हाउस है बीजेपी का। यहाँ क्या घेरने की कोशिश हो रही है? क्या होगा? बीजेपी घिर जाएगी? क्या राहुल गांधी पर सहमति बन जाएगी सबकी कि राहुल गांधी को विपक्ष में मोदी के सामने चेहरा बनाया जाए? इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा संभव है? वर्तमान राजनीति में नीतीश कुमार भले ही प्रयास करते दिखें, केसीआर भले ही प्रयास करते दिखें, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी को लेकर सभी विपक्षी दलों में एक सहमति टाइप बन रही है। लेकिन कांग्रेस कई राज्यों में लड़ भी रही है उन्हीं पार्टियों से, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि यह अंतर्विरोध है। मुद्दों का अंतर्विरोध दलगत भी है और अंतर्विरोध क्षेत्रीय राजनीति का भी है। और चौथी बात पे कह रहा हूँ कि अंतर्विरोध खुद के पॉलिटिकल सर्वाइवल का है कि कहीं बीजेपी को रोकने के चक्कर में खुद न नष्ट हो जाएं। इस कारण आपस में सहमति का अभाव है। बहनों भाइयों, आज इसी का सवाल का जवाब हम परिचर्चा में खोजने की कोशिश करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की परिचर्चा हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए न राहुल गांधी चुनौती है न कांग्रेस पार्टी चुनौती है। जनता जनार्दन की समृद्धि और खुशहाली साकार हो, यह भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं और लक्ष्य है। उसके लिए कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और जनता जनार्दन का एक मजबूत भरोसा भारतीय जनता पार्टी के सुशील नेतृत्व को प्राप्त है। इसलिए कोई दल भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं। घबराहट की वजह इसलिए होनी चाहिए उनकी कि वो जब क्या कहते हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। और पिछले 10 वर्षों से मैं समझता हूँ, 10वां वर्ष ये शासन का है, पिछले 10 वर्षों से वो किसान की आय दोगुनी करने के लालच दे रहे हैं और अभी तक वो मतलब उनका कोई प्रॉफिट नहीं करा पा रहे हैं। किसान घाटे में चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई उनसे क्या उम्मीद कर सकता है? आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, देश के भ्रमण पे हैं, जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी आदि नेता भी लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता परिवर्तन चाहती है और सभी विपक्षी दल मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रवक्ता हैं, कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, सुशील दुबे जी जाने माने पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। आलोक अवस्थी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ और आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपको एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में और उसको सामना करने के लिए विपक्ष नॉर्थ में बेसिकली एक बड़ा अलायंस तैयार कर रहा है आपके खिलाफ? क्या बीजेपी मुकाबले के लिए तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में लगातार गरीब कल्याण की योजनाओं चला रही है और जनता से 1 to 1 कनेक्ट है। हमारा कहीं पर भी जो है कोई ऐसा विरोध नहीं हमारे पास सामने देखने में आया जहाँ पे लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है। देश की सीमा को सुरक्षित किया है, पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसको मारा है और विश्व में आज भारतीय जनता पार्टी हर विश्व के फोरम में हमारे भारत की जो है सहभागिता आज सुनिश्चित की जाती है कि नरेंद्र मोदी जी सारे ग्रुप्स को ज्वाइन करें। आप बात राहुल गांधी की आज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के बारे में इतना ही कहना है कि राहुल गांधी जी की जो सीट, जिस सीट को उन्होंने 2009 में 3,50,000 वोटों से जीता था, 2019 में उनको 55,000 वोटों से वहाँ से हार मान करके उनको जाना पड़ा। और जाना कहाँ पड़ा उनको पहले से मालूम था, इसलिए उन्होंने वायनाड चुना। उसके पहले वो 2 स्थानों चुनाव नहीं लड़ते थे, एक ही जगह चुनाव लड़ते थे। लेकिन 5 साल नरेंद्र मोदी जी के 2014 से जो 2019 का कार्यकाल रहा है, उनको मालूम पड़ गया कि जो है हमारी दाल नहीं गलेगी और उनको वायनाड जाना पड़ा। वायनाड इसलिए गए क्योंकि वहाँ पर एक विशेष धर्म की संख्या बहुत अधिक है और वो डेमोग्राफिक वहाँ पे उनको सेफ्टी मिल रही थी। मेरा और राहुल गांधी जी के लिए 2 विश्लेषण और कहे जाते हैं। उनकी विश्वसनीयता लगातार झूठ बोलने के कारण समाप्त हो चुकी है, क्योंकि पहले ऐसे राजनेता हैं जिनको आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगने के लिए हलफनामा देना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी। उनको कोर्ट ने सजा याफ्ता बनाया और आज उनको हाई कोर्ट ने भी जो है कोई रिलीफ नहीं दी। उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा अगर वो उनको अपनी सदस्यता दोबारा चुनाव लड़ने के लिए उनको अगर। पर आपने ये महसूस किया कि विपक्ष का जो गठबंधन है, ये गठबंधन राहुल गांधी को
अपना फेस बना रहा है। कोई सहमत हो असहमत हो, लेकिन राहुल गांधी चर्चा में रहना जानते हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवरों से मिल रहे हों, चाहे वो मोटर मैकेनिकों के साथ बैठ रहे हों, मोटरसाइकिल ठीक कर रहे हों, या जाके धान बो रहे हैं और रोप रहे हों, जो भी है। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों राहुल गांधी का जनसंवाद कार्यक्रम पहले के मुकाबले बहुत बड़ा है। आपको इसकी चिंता करनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी फोटो ऑफ करने से तो कोई नहीं रोक सकता। हर पार्टी का अपना प्रचार तंत्र है। राहुल गांधी जी की पार्टी योजनाएं अपनी बनाए, हम उस पर हम क्या दखलंदाजी करेंगे। लेकिन मेरा इतना साफ साफ कहना है कि राहुल गांधी 2014 से नेतृत्व कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। 44 सीटें उनको मात्र मिली थी 2014 के इलेक्शन में, और 2019 के सीटें में मात्र वो 6 सीटें को बढ़ोतरी कर पाए, 52 सीटें मिली हैं। यूपी के अंदर उनकी 2 सीटें थी 2014 में, और उतनी उन्होंने बढ़ोतरी करी है कि वो अब 1 सीट पर आ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि 80 सीटों वाली लोकसभा, अगर ये गठबंधन बनाकर आते हैं, 24 दल मिलते हैं और राहुल उनका फेस बनते हैं, आप इसको चुनौती मानते हैं अपने लिए? मुझे लगता है ये अतिशयोक्ति है। राहुल गांधी जी को तो कोई नेता नहीं मान रहा। हर व्यक्ति कह रहा है हमारे स्टेट से मत लड़ो, यहाँ पे ममता कह रही हम बंगाल पे तुम्हें जो सीटें नहीं देंगे, यहाँ पे समाजवादी पार्टी उनको देने के लिए तैयार नहीं है, महाराष्ट्र में उनको सीटें मिलने की को नहीं है, उधर जो तेलंगाना है वहाँ सीटें मिलने को तैयार नहीं है, और हर नेता अपनी पार्टी का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो अभी किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं। ये और मैं मानता हूँ कि जो ये सारे दल इकट्ठा हो रहे हैं, ये सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इनका और कोई नहीं, खाली मोदी विरोध के नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि मोदी ने सारे चोरों को इकट्ठा कर दिया है। उनको मालूम है कि अगर हमें सुरक्षित रहना है तो मोदी के विरोध में सबको इकट्ठा होना है। तो इसका नतीजा आप विपक्ष के नेताओं को चोर मानते हैं, नहीं है। आप चोर कहते हैं उनको। को समझिए, आप किसको चोर कह रहे हैं? नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, मैं बात कर रहा हूँ, आपको दूंगा समय, आप पूछ लेना। आप आलोक जी मेरे सवाल का जवाब दें। आपकी नजर में विपक्ष का सारे नेता चोर हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं सारे नेताओं को नहीं कह रहा, लेकिन अधिकांश नेता, जैसे आप अभी बगल में देख लीजिए, अभी आरजेडी के जो है वो पूरी उनके जो पूरा परिवार जो है 4 सीटेड हो गया है। अभी आप ममता के यहाँ देख लीजिए, उनके यहाँ जो है शारदा नारदा का केस में सारे लोग जो है 4 सीटेड हैं, तमाम जो है। तो सर आप क्या सबको चोर कहेंगे? अगर विपक्ष इकट्ठा होगा तो आप उनको चोर कहेंगे सर? देखिए, आप हमारी बात को पकड़ रहे हैं। सिर्फ यही कहना है, परिवारवाद को बचाना है और अपना सुरक्षित रहना है। थैंक यू आलोक अवस्थी जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कृष्णकांत पांडे उत्तर जानती है कि इन परिवारवादी पार्टियों का क्या उद्देश्य है। थैंक यू। कृष्णकांत पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी शुक्रिया आपका। आलोक जी की बात का तो आप जवाब दीजिएगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ राहुल गांधी चाहते क्या हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पे और पूरे परिवार पे 4 सीटेड हैं, मुकदमा है, सारी चीज़ें हैं। मैं आलोक जी के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आलोक जी से पूछना चाहता हूं कि मुकदमा किस बात का है राहुल गांधी पे? गोधरा कांड के दोषी हैं क्या? गोधरा कांड में उनका नाम आया था क्या? सोहराबुद्दीन की मर्डर में उनका नाम आया था क्या? क्या उसमें दोषी हैं क्या? जज लोया में क्या दोषी है वो? आलोक जी अपने टाइम पे बताइएगा क्या मतलब राहुल जी या सोनिया जी किस मामले में दोषी, मैं जानना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के 2 दुश्मन, एक तो नेशनल हेराल्ड अखबार जो आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था जी, और दूसरा आजादी के वह दीवाने जो इस देश के लिए ना हिंदू देख रहे थे ना मुसलमान देख रहे थे, इस देश की लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी की लड़ाई। वही आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे जब आरएसएस के लोग तलवे चाट रहे थे, बड़े कड़े शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तलवे चाट रहे थे। ये तलवे चाटने वाले आपको ऐसी भाषा से बचना चाहिए, इस तरह की भाषा गलत है। उन्होंने चोर बोला, मैंने उनको टोका, आप भी ये तलवे चाटने वाली लैंग्वेज, आप शिष्ट भाषा में अपनी बात रखें। पेंशन जी, पांडे जी बोलिए। पूछिए इनसे। ना आलोक जी बीच में नहीं, आलोक जी नहीं, आलोक जी नहीं बीच में नहीं, मैंने टोक दिया उन्हें। आलोक जी आप शांत हो जाएं, आलोक जी आपको शांत होना पड़ेगा। ओके पांडे जी बोलिए, आप मेरे सवाल का जवाब दो। राहुल गांधी क्या चाहते हैं? मैं बता रहा हूं क्या चाहते हैं ना। 2 जगह से चुनाव लड़ने की चर्चा हुई। मोदी जी को क्या डर था जब बनारस आए और गुजरात से चुनाव लड़ रहे थे? डर गए थे। सुनिए आलोक जी, यह कहने से निडर नहीं होता व्यक्ति कि जो नहीं डरता है
उसका नाम मोदी है। अरे जो अजेय है, जो नहीं डरता है, वह गांधी है। चाहे वो महात्मा गांधी रहा हो, चाहे इंदिरा गांधी रहा हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे राजीव गांधी रहे हो, समझे। जो नहीं डरता है, जो राहुल आज अडानी और मोदी के चोरी के संबंधों को जब राहुल गांधी, अरे सुनो आलोक, नहीं आलोक जी बीच में, आलोक आलोक जी सुनो, पहले राउंड में नो इंटरप्शन प्लीज, पहले राउंड में नो इंटरप्शन। मैं आपको कह चुका हूँ पहले राउंड में नो इंटरप्शन। अगर आप बोले पांडे जी आप अपनी बात पूरी करो, बोलने नहीं दूंगा। पांडे जी आप अपनी बात पूरी। जब मोदी और अडानी के रिश्तों की जब उजागर करना राहुल गांधी ने शुरू किया सारे मंचों से, तो कुत्सित भावना से परेशान हो गई है भाजपा और मोदी सहित परेशान हो गई। और जब परेशान हो गई थी, हुआ कि कैसे करें, तो ये लगा कि हाउस से इनके अयोग्य ठहराओ। जब ये हाउस में अयोग्य नहीं रहेंगे, शायद इनका मॉरल डाउन हो जाए तो सड़क पे नहीं बोल पाएंगे। अरे आलोक अवस्थी जी और पूरी भाजपा और पूरी आरएसएस, बताना चाहता हूं, एक बड़ा प्लेटफार्म पे आप भी बैठे हो, हम भी बैठे हैं, और राहुल गांधी है, वो दुनिया में किसी से नहीं डरेगा, सच्चाई अच्छा आप मुझे बताओ क्या राहुल गांधी, लड़ेगा, हम मूल मुद्दे पे आते हैं। लड़ेगा। पांडे जी भूमिका हो गई, अब सुन तो लो, सवाल सुनो। क्या राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से मोदी के खिलाफ चेहरा हैं? राहुल गांधी विपक्ष के एक एक दल का एक एक नेता मोदी की बराबर नहीं, मोदी की बड़ी हैसियत का है। विपक्ष में कोई ऐसा नेता थोड़ा ज्यादा हो गया, नहीं ज्यादा नहीं हो गया सर। विपक्ष के जितने दल हैं उसमें किसी भी मामले में, चाहे राजनीतिक अनुभव, शैक्षिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, राहुल गांधी आज देश भर में जनता की आवाज सुन रहे हैं, लोगों के यहाँ जा रहे हैं, अपने मन की बात लोगों पे। तो ये ट्रक ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, धान के खेत, आज हम 2019 की चर्चा हो रही थी, बस 1 मिनट लूंगा। 2019 में तो बीजेपी हारने की स्थिति में थी, हम भी ये मान के चल रहे थे, वो शायद हमारी भी गलतफहमी रही, हम माने कांग्रेस पार्टी, हम भी ये मान के चल रहे थे कि संभवतः 2019 में हम हरा ले जाएंगे। लेकिन सतपाल मलिक जी ने जैसा उजागर किया, पुलवामा जैसा छद्म करके ये सत्ता में आए, तो हमें भी लगा कि अब चिंतन करने की जरूरत है कि इन झूठे और फरेबियों से हम मुकाबला कैसे करें। थैंक यू पांडे जी। रावण से आप मुकाबला विपक्ष करने की के एकता लिए कैसे रावण बना को भी पाएंगे, शक्ति ये की जवाब आप आराधना मुझे दे करनी नहीं पाए। पड़ेगी। विपक्ष की एकता जवाब कैसे तो बना दूंगा, पाएंगे? विपक्ष की एकता तो बन गई पटना में, बंगलौर में बनने जा रही है। तो सर आम आदमी पार्टी वालों को जवाब दो, इनको राज्यसभा में सपोर्ट करोगे? देखिए ऐसा है, राज्यसभा में करेंगे नहीं करेंगे, फिर आज यही बात फंस गई सर। एकता का मुद्दा है। अगर आम आदमी पार्टी पटना और बंगलौर में यह सोच के आ रही है कि पहले आप बताओ हमारा साथ दोगे कि नहीं, जब आप त्याग करो, स्वार्थ की भावना से ऊपर उठो, तब विपक्ष की इतना एकता ज्ञान में दे आओ। के किसी को इनविटेशन दे रहे हो, कोई क्यों तब आएगा विपक्ष आपके की बुलावे एकता में आओ। पे? ये बुला रहे हो कि बेइज्जती कर रहे हो? और आपके चैनल पे बड़े साफ से कहना चाह Thank रहा हूं, you। जो आप कहवाना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के बी टीम रही है। अब अगर ईमानदारी से विपक्ष के साथ आ रही हो तो हम इनका स्वागत करते हैं। भाई सर्वेश मिश्रा, मैं जो वैसे तो दीपक रंजन से बात करनी थी, लेकिन आपको आउट ऑफ टर्न यहाँ पे बुला रहा हूँ। ये तो आपको बी टीम अभी घोषित कर दिए, तो अब तो बंगलौर वाली बैठक कैसे करोगे फिर? तो इस समय पूरा देश देख रहा है। देखिए कांग्रेस की बात, इस समय तो कांग्रेस को स्पष्ट रूप में हमने भी कहा कि राय रखना है कि देश के जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो कानून तोड़ने पे लगे हुए हैं और लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय? आखिर आप देश बचाने की बात कर रहे हैं, देश का लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, तो कैसे बचाएंगे? आप कोई यात्रा करेंगे, आप खेत में जाएंगे, कैसे जाएंगे? सबसे ज्यादा जरूरी है देश में इस तरीके से अगर 5 जजों के फैसलों को कोई सरकार इस तरीके से कुचल रही है, एक उसके सेकंड खिलाफ पांडे जी बोल के बीच में करिए। मत बोलो, देखो बोलिए सर्वेश मिश्रा। एक देखिए, एक बड़ी शेर है बहुत अच्छी, सदा अम्बालवी जी की मैं पढ़ रहा था। ये सियासत है कि लानत है, सियासत पे सदा खुद है मुजरिम बने कानून बनाने वाले। तो आज भारतीय जनता अरे पार्टी इस आपके देश मुंह में बहुत पर बड़ी मुजरिम बनी खुले पड़ी है। लाइव टेलीविजन डिबेट में कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम हो। इसके बाद भी आप बंगलौर समझिए, वाला मैं इनविटेशन, इसी- सवाल हो मैं जाने दो, एकदम इसके बाद उसी भी बात क्या को बता रहा हूं। इनविटेशन स्वीकार करोगे? उसी बात को मैं बता रहा हूं कि आज इतने बड़े मुजरिम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर देश की हर एक पार्टी नहीं खड़ी होगी तो देश के लोकतंत्र के पक्ष में कैसे खड़ी है, ये बताएं। बंगलौर जाओगे सर? अगर वो बंगलौर जाओगे कि नहीं जाओगे? निश्चित तौर पे कांग्रेस साफ साफ कहे कि हम इस अध्यादेश के खिलाफ हैं, हम राज्यों के अधिकार छीनने के खिलाफ तो हैं। दिया कि हम बी टीम हो किसी सर? 5
हम 5 आपके जजों के दरवाजे पे फैसले- कार्ड फेंक दिया ये कह के कि मन हो तो आ जाना, हो दुश्मन। ये इस बात से पूरा स्पष्ट हो जाएगा, कांग्रेस अगर हमको समर्थन नहीं देती है तो इसका मतलब समझ जाइए कि लोकतंत्र के समर्थन में नहीं है। ये न्यायालय के 5 जजों आपके के साथ बेंच हैं के उस तभी फैसले को लोकतंत्र नहीं है। मानते हैं। शुक्रिया आपका। दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दीपक रंजन जी, जी तो ये माने कि जो विपक्ष का गठबंधन बन रहा है, अगर राहुल गांधी चेहरा बनते हैं तो समाजवादी पार्टी को कोई एतराज नहीं, आप सपोर्ट करते हैं या नहीं? देखिए ब्रजेश भाई, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई आदरणीय आलोक अवस्थी जी को बड़े अदब और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जिस अमर्यादित भाषा के इन्होंने आज उपयोग किया, ये भाषा कतई ठीक नहीं है, उसके लिए इनको खेद प्रकट करना चाहिए। और रहा सवाल जो ये झूठ की बात कर रहे हैं, जिसकी पूरी बुनियादी, इनकी सरकार की पूरी बुनियादी झूठ पर टिकी हुई हो, और ये चार्जशीट की बात कर रहे हैं। अरे चार्जशीटेड लोगों को तो ये अपनी पार्टी में लेकर के उनको डिप्टी सीएम और मिनिस्टर बनाने का काम कर रहे हैं, ये क्या बात करेंगे? इस तरीके की बात कर रहे हैं ये। और देखिए अभी 17 तारीख को ये जो बैठक होने वाली है और 23 जून को जो है विपक्ष की एकता की बैठक, विपक्षी एकता की बैठक विजय जी जो पटना में हुई, उसको अभी एक फ्रेम में देख करके ये लोग इतने बौखला गए हैं। अभी तो अंदर खाने में क्या बात हुई, अभी इस चीज का तो उजागर अभी किया ही नहीं किसी पार्टी के दल ने, और आगे क्या बात होने जा रही है। आपका पॉलिटिकल मूव यानी समाजवादी पार्टी का पॉलिटिकल मूव क्या है? ये जो गठबंधन है, आप उसके साथ हो या नहीं? देखिए समाजवादी पूरी तरीके से साथ में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और हटाने के लिए पूरा जो विपक्ष एकता जो तैयार हो रही, देखिए 15, 16, 17 पार्टियों ने 23 जून को वहां पर इकट्ठा हुए, और मैं समझता हूं कि जो 17 तारीख और 18 तारीख को जो बैठक होने जा रही है विजेश भाई, वहां पर जो है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 8-10 दल और जुड़ने जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी नेता के रूप में गठबंधन के बनते हैं? आपको स्वीकार हैं? देखिए ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू से कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है। सही है कि इनका कई राज्यों में इनकी सरकारें हैं और इनकी सांसद संख्या भी, संसदीय संख्या भी, इनके सांसद भी इनके ज्यादा हैं, तो उसी हिसाब से इनको अपना बड़ा दिल दिखाते हुए जो राज्य भारतीय जनता पार्टी में, जो पार्टी जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी से सीधे मोर्चा लेती दिख रही है, उस पार्टी को आगे करते हुए कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाते हुए। सर मैं आपसे मालदीव पूछ रहा हूं, आप मॉरिशस बता रहे हो। मैं ये देखिए हमारे मैं ये पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन इन फ्रंट ऑफ नरेंद्र मोदी आपको स्वीकार हैं या नहीं? देखिए विजय जी, जब 2017 का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार बनाई थी, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी क्या चेहरा थे? जब 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो क्या वो विपक्ष का उनका चेहरा थे और प्रधानमंत्री का? हाँ, 2014 में तो घोषित करके लड़े थे। घोषित तो बहुत बाद में किया था उन्होंने, बहुत बाद में घोषित किया था। और सर ऐसा है, देखो देखिए ये संख्या मैं बल, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेटा लेके बैठा हूँ और आपको बता भी सकता हूँ कि इसके पहले भी ऐसा नहीं कि देश की राजनीति में पहली बार हो रहा है कि चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा जाए। बहुत पहले से इस देश में देखिए विजय जी, जब आप नहीं चाहते हो कि कोई चेहरा बने, चुनाव लड़े, ये चाहते हो? संख्या बल के आधार पर प्रधानमंत्री का चयन होता है। अभी हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं संख्या बल के लिए कि हमारी संख्या सत्ता पक्ष से आप अभी अपने आप स्टैंड क्लियर नहीं है राहुल को लेकर, अभी आपके मन में थोड़ा संशय है, राइट? मोदी, हम तो चाहते हैं विजय जी कि मोदी जी जो है सत्ता पक्ष का चेहरा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि क्या 17 और 18 तारीख की जो बैठक है उसमें आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव शिरकत कर रहे हैं या नहीं? हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं जी। और आपको बैठक स्वीकार है? हाँ बिल्कुल पूरी तरह स्वीकार। बस आप क्या चाहते हैं कि यूपी में कांग्रेस कितना बड़ा दिल कर ले, मतलब चुनाव ना लड़े? नहीं, ये तो हमने कहा नहीं कि चुनाव ना लड़े। कितनी पे लड़े? नहीं बिल्कुल। अब ये देखिए, ये सीटों का शेयरिंग जो है 23 तारीख को जब 18 तारीख को जो बैठक होगी, उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बहुत सी चीज़ें निकल करके सामने आएंगी। और मैं एक चीज़ जरूर साफ गोई से कहना चाहता हूं विजय जी कि सत्ता पक्ष के लोग जो है ये विपक्ष के द्वारा तैयार की हुई पिच पर जो है ये खेलना चाह रहे हैं, लेकिन शायद इनको ये नहीं मालूम है कि एनडीए के एक एक बॉल को पीडीए जो है बाउंड्री से बाहर करने के लिए तैयार है। बिल्कुल खेलिए, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि बड़ा दिल से आपका तात्पर्य क्या है? क्या बड़ा दिल मतलब कितना, क्या बड़े दिल का मतलब क्या है? नहीं, बड़े दिल का मतलब कांग्रेस से क्या बड़ा दिल? अब देखिए वो तो ये लोग आपस में जब सीट शेयरिंग की बात होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा दिल मतलब बड़ा हिस्सा है या बड़ा दिल छोटा हिस्सा है? नहीं, नॉट छोटा हिस्सा बड़ा हिस्सा की बात नहीं है। बड़ा दिल वही दिखाते हैं, जैसे हमने समाजवादी पार्टी ने सदैव बड़ा दिल दिखाते हुए। साफ कहो कि कांग्रेस त्याग करे यूपी में, ऐसे बोलो। नहीं, बात त्याग की नहीं, बात आज देश की है और बात भारतीय जनता पार्टी को हटाने की और उखाड़ फेंकने की है। सुशील दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत जाने माने एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी। बहुत शुक्रिया सुशील जी। क्या चाहते हैं राहुल गांधी? आप कुछ एनालिसिस कर पाए, और बीजेपी के लिए वो कितनी बड़ी थ्रेट है पॉलिटिकली? देखिए ब्रजेश जी,
मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, कुछ चीज़ें वक्त तय करती हैं, समय चक्र तय करता है। इस समय चक्र ने तय किया कि अमेठी से वायनाड चले जाएं। इस समय चक्र ने तय किया कि 36 घंटे 50 घंटे ईडी की गिरफ्त में रहें। इस समय चक्र ने तय किया कि हम पूरे देश में भारत यात्रा निकालें, कई हजार किलोमीटर निकालें। इस समय चक्र ने तय किया, जैसे ब्रजेश जी, अंजना ओम कश्यप, रूपका लियाकत, रजत शर्मा, अमीश देवगन, इनको सपने में उम्मीद नहीं थी कि ब्रजेश मिश्रा और बीरेंद्र सिंह वाला भारत समाचार टीआरपी में नंबर 1 आ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा किसी में, कौन सा आपने ट्यूब पे और किस पे सर, हमारे फ्रेटर्निटी और दोस्तों के लिए क्यों बुरा बोलते हो सर? सब अच्छे लोग हैं। मैं देखिए, मैं अपनी भाषा बोलूंगा, अपने तरीके से बोलूंगा। अच्छा बोलिए। तो मैं किसको उम्मीद थी? समय चक्र ने किया, और टीआरपी, आपके चाहने वालों ने टीआरपी नंबर 1 दी जिसको। तो ये किसने दिया है? ये समय चक्र ने दिया। यही राहुल गांधी के साथ हो रहा है। जो राहुल गांधी पप्पू के नाम पे इस देश में जाना पहचाना और माना जाता था, और जिसको मेंटली कहीं ना कहीं राहुल गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस की टीम ने भी जाने अनजाने स्वीकार कर लिया था, तभी इनको प्रियंका जी को और तमाम जी को बात हुई। लेकिन इसी समय चक्र ने, देखिए ब्रजेश जी, इसी समय चक्र ने दिग्विजय को छोड़ के, गहलोत को छोड़ के, उसी समय चक्र ने इनको दे दिया लाके, खड़गे साहब को, इतने बड़े नेतृत्व को दे दिया लाके, अध्यक्ष बना के, और बाकायदा फ्री हैंड दे दिया। देखिए अब यहीं पर बात समझिए आके, ये देश न राहुल गांधी संघ, जैसे संघ बीजेपी को संघ चलाता है, संघ मोहरा होता है, मुखौटा होता है, आज की तारीख में राहुल गांधी भारतीय कांग्रेस के मुखौटा और संघ हो चुके हैं, प्रमुख हो चुके हैं, संघ प्रमुख। आपका मतलब है बाउंस बैक कर रहे हैं? अरे खड़गे जी दलित नेता, खड़गे जी कोई 50 साल की संसदीय जीवन का, 80 साल की आज की पॉलिटिकल लाइफ का, और इतना बड़ा बुजुर्ग, आने वाले वक्त में कांग्रेस की तरफ से ये यहाँ पर खड़गे जी इस देश का नेतृत्व करेंगे। आप देखिएगा, ये वक्त बताएगा। क्या संपूर्ण विपक्ष राहुल पर दांव लगा सकता है? बेशक। ये पांच चुनाव आ रहे हैं, देखिए हिमाचल के बाद सबसे बड़ा जो यहाँ पर आपका वो आया है प्लस पॉइंट, पॉलिटिकली प्लस पॉइंट, जितने हमारे साथ ही पॉलिटिकल लोग बैठे, इसमें हम चोर और सिपाही की बात नहीं करेंगे। इस चीज़ की हम ये बताएंगे कि आपका हिमाचल, अरे आपका अब आपका पॉलिटिकल तो आप ही बोलते हैं, इसी पे आपने तेलंगाना क्लियर कर दिया। 18 में जो MP जीती हुई थी कांग्रेस की, वो आपने क्लियर कर दिया, AVP और C वोटर ने क्लियर कर दिया। तो आप ये 3-5 सीटों में अगर आप क्लियर कर देंगे 5 राज्य में, तो इसके बाद कौन सा स्टेट बचेगा और कौन सी चीज़ें बचेगी? बाकी राज्य, ये नीतीश जी और कर्नर वो बनने जा रहे हैं। आपका मतलब ये है कि राहुल के नेतृत्व में अगर विपक्ष लड़ता है तो बीजेपी के लिए चुनौती होगी? देखिए, अब सोनिया जी स्वयं आ रही है, इसी पर ये वाली मीटिंग में आ रही हैं, तो एक पूरा माहौल ऐसा बना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जब फ्रांस में 12 बार 10 बार हमारे PM जाएंगे, तो देश में कहीं और मणिपुर नहीं जाएंगे, तो हमारा देश कहीं ना कहीं एक तो होगा। अब चाहे वो नीतीश जी करें, चाहे पवार जी करें। थैंक यू सुशील दुबे जी। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आसिम वकार जी मौजूद हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। वकार साहब, शुक्रिया आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये संपूर्ण विपक्ष की जो एकता के दावे किए जा रहे हैं, इसकी बातें कही जा रही हैं, पटना में इसके प्रथम संस्करण की बैठक हो चुकी है, सेकेंड एडिशन इसका बेंगलोर में होने जा रहा है, राहुल गांधी की भी एक्टिविटी इन दिनों आप बहुत देख रहे होंगे, तो आपका क्या अनुमान है और क्या मानना है कि क्या विपक्ष एक मत हो पाएगा, एक प्लेटफॉर्म पे आ पाएगा, और क्या राहुल गांधी को नेतृत्व के रूप में मोदी के सामने प्रस्तुत करेगा? सर, मैंने इससे पहले जो डिबेट थी उसमें भी आपसे बात कही थी कि एक मुहावरा कहा जाता है कि हरकत में ही बरकत है। आप अपने को जिंदा दिखाने के लिए कभी कभी हिलते हैं कि देखो हम भी जिंदा हैं, तो जितनी भी आप मूवमेंट ये देख रहे हैं, ये जिंदा रहने को दिखाने की एक तरीका है। मैंने पहले दिन भी कहा था आपसे, जब बिहार की बैठक शुरू होने वाली थी उसके 2 दिन पहले आपने मुझे बुलाया था, तो मैंने कहा था कि चाहे बैठक में आए ना आए, लेकिन ये तय है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। आप हंसे थे उस वक्त, बाकी लोग भी हंसे थे,
और देखिए आज नौबत वही बन रही है। खेल समझिए सर, दो अलायंस हैं, एक सत्ता का अलायंस है, एक विपक्ष का अलायंस है। जो कांग्रेस वाला अलायंस है, इसका आप गहराई से अगर आप आकलन करिएगा तो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, ये जो स्टेट हैं ये अहम है। साउथ में कर्नाटक छोड़ दीजिए तो पूरा का पूरा साउथ ना कांग्रेस के पास है ना बीजेपी के पास है, वो क्षेत्रीय दलों के पास है। महाराष्ट्र में जो विपक्ष की ताकत थी उसको क्या किया गया ये भी आपने देख लिया। बंगाल में ममता बनर्जी कहीं से भी घुसने नहीं देंगी कांग्रेस को। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी चाहे एक कांग्रेस वाले कुछ भी कर डालें, इनको नहीं मौका देंगे, घुसने नहीं देंगे, अलायंस नहीं बनेगा। पंजाब और दिल्ली में भी यही हाल होगा सर। बिहार में 3 पार्टी का अलायंस है, जो सबसे मजबूत होगा उसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। अच्छा, ये विपक्ष में गठबंधन ना हो, राहुल गांधी को ये नेता प्रस्तुत ना करें, ये आपकी दिली ख्वाहिश है या फिर आपका पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है? मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से गिर जाए और एक जनता की सरकार, विपक्ष की सरकार वजूद में आए। मेरा दिल ये है, मेरी तमन्ना ये है, मेरी पूरी कर दीजिए तमन्ना आप। पर आप जो पहले बोल रहे थे और अभी जो ख्वाहिशें आप प्रकट कर रहे हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। नहीं सर, अंतर नहीं है, आप समझिएगा। ये जो विपक्ष के नेता हैं, इनकी एक खराबी है, वो ये खराबी है कि ये कभी उस आदमी को पसंद ही नहीं करते हैं जो इनको आईना दिखाता है। ये जी हुजूर, अरे सर हाँ हुजूर हुजूर हुजूर, ये उसको पसंद करते हैं। ये जितने भी अलायंस हैं ये डिपेंड करते हैं लोकल इंफॉर्मेशन पर। अभी कांग्रेस वाले ने आम आदमी को कह दिया बीजेपी एजेंट, कभी हमको कहते हैं वो उनको बीजेपी एजेंट, वो उनको बीजेपी एजेंट। एक्चुअली बीजेपी के खिलाफ सर्टिफिकेट जारी करने का जो कॉपीराइट लिया है वो कांग्रेस ही लिया है, वो किसी को भी कह देते हैं, जैसे आपको तो कहते ही कहते हैं। मैं आप बता नहीं सर समझिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे जहन, मेरी जबान, मेरा काम बताता है कि मैं किसके साथ हूं। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये भी तो हो सकता है कि आपको, चूंकि अपोजिशन की तरफ से कोई पूछा नहीं जाता है, सरकार गिराना चाहते हैं, आपकी पॉलिटिकल इंटीग्रिटी पे डाउट क्रिएट किया जाता है। जो आपके साथ हो रहा है वही मायावती के साथ हो रहा है। दो ऐसे अछूत हो गई हैं पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन में, एक है MIM आप वाली और एक है बहन जी वाली पार्टी। नहीं सर, मैंने अभी आपसे एक बात कही कि जो लोकल इंफॉर्मेशन होती है, लोकल लीडरशिप होती है, स्टेट वाइज, जिले वाइज, वो अपने नेशनल लीडर को बताती है कि क्या हालात हैं, पब्लिक क्या सोच रही है। अब अगर राहुल गांधी से एक बता दिया जाए जाकर, अरे साहब फिक्र ना कीजिएगा, सब मुसलमान हमारे साथ आ रहा है, सब पिछड़ा हमारे साथ आ रहा है, कोई डरने की जरूरत नहीं, अखिलेश जी को लात मारी है, ओवैसी को लात मारी है, सर ऐसी भाषा मत बोलो सर। राहुल जी तो गुब्बारा बन जाएंगे। नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, राहुल जी तो गुब्बारा बन जाएंगे कि अब हम जीत गए। 1.5 महीने 2 महीने का चुनाव और उसके बाद धड़ाम से जमीन पे क्या आप चाहते हो कि अपोजिशन का जो अलायंस बन रहा है उसमें आपको भी स्थान दिया जाए? सर हमको स्थान नहीं देंगे तो अलायंस ही नहीं बनेगा ना। अब तक तो आपको एक पोस्ट कार्ड भी नहीं आया, इनविटेशन की बात तो बहुत दूर है, आपको तो कोई पूछता भी नहीं है आपकी पार्टी को। सर अरे सर बात तो सुनिए, हमें ऐसा पोस्ट कार्ड चाहिए भी नहीं कि आम आदमी पार्टी को खत भी भेज रहे हैं, लेटर भी भेज रहे हैं, इनविटेशन भी भेज रहे हैं और साथ में दलाल भी कह दे रहे हैं। समझिए सर, ऐसा इनविटेशन चाहिए ही नहीं हमको। आपकी राजनीतिक ताकत सिकुड़ गई है सर, बहुत कमजोर हो गए हैं सर आप। बिहार में खत्म हो गए आप, महाराष्ट्र में आपकी पार्टी भंड हो गई एकदम, आप कहाँ रह गए सर? केवल हैदराबाद के कुछ मोहल्लों तक होता। अरे सुनिए सर, जिस दिन इनकी समझ में आ गया अपोजिशन की कि जिताने और हराने के लिए MIM बहुत काफी है, अगर साथ नहीं लेंगे
तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। यही तो वो कह रहे हैं सर कि ये वाला काम आप बहुत अच्छे से करते और हो। साथ ले लेंगे तो फायदा बहुत बड़ा होगा। यही कह रहे हैं सर कि जो ये साथ वाला ले करते हो लेंगे तो बहुत फायदा अच्छा बहुत करते बड़ा हो। होगा। राइट सर हम जो हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट हैं और बीजेपी के अगेंस्ट रहेंगे। यह आपको तय करना है कि आप हमें स्थान देंगे नहीं देंगे। ठीक बात है। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ डिबेट में आ गए हैं। वीरेंद्र जी शुक्रिया आपका। आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी एक्चुअली में क्या चाहते हैं? क्या वो विपक्ष का सर्वमान्य चेहरा बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं तो क्या बीजेपी एनडीए और मोदी को मुकाबला दे सकते हैं? देखिए, ये मोदी का तीसरा चुनाव है प्रधानमंत्री पद के लिए, और ये बात अभी बहुत साफ है कि मोदी की तुलना में जो राहुल गांधी की लोकप्रियता है अभी देश में कम है। इससे हर आदमी कोई इनकार नहीं कर सकता, स्वीकार करेगा। लेकिन जो राहुल गांधी की पिछले दिनों यात्रा हुई और उस यात्रा के बाद जो चुनावों के परिणाम आए हैं, उसने राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर उनकी स्वीकार्यता को बढ़ा दिया देश में, और यही वजह है कि आज उन पर ये चर्चाएं हो रही हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में उनका उतना जनाधार नहीं है जितना उत्तर प्रदेश के बाहर उनको वेटेज मिल रहा है, जितना सपोर्ट है उत्तर प्रदेश के बाहर। ये भी एक फैक्टर है कांग्रेस के सामने। जब वो लोकसभा चुनाव लड़ने आएगी तब उसको यूपी में अकेले लड़ना है या सपोर्ट में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ना है, ये उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि यहाँ पर अकेले अगर सारे राजनीतिक दल, मायावती अकेले लड़ेंगी, कांग्रेस अकेले लड़ेगी और सपा अकेले लड़ेगी, तो बीजेपी की एक तरफा जीत को कोई रोक नहीं सकता है। ये बात बहुत साफ है। राहुल गांधी की साख बढ़ रही है और उनकी एक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन वो अभी भी बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते, वो उतना अच्छा भाषण नहीं दे पाते, और कई बार इसी भाषण की वजह से वो फंस जाते हैं, जिसका बीजेपी फायदा उठाती है। ये बात तो सब सही है। और एक ज़माने में राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था, अब वो पप्पू शायद पास हो गया है राजनीति में, सियासत में। अब उसको फेल होने का कोई डर नहीं है, वो जिद्दी हो गया है, वो पैदल चलने लगा है, और उसकी इस पैदल चाल ने काफ़ी कुछ कांग्रेस की तकदीर बदली है। कांग्रेस की तकदीर खड़गे के आने के बाद भी बदली, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नाम आज भी राहुल गांधी का ही होता है। एक दौर वो भी देखा कि जब उन्हें स्मृति ईरानी ने हरा दिया अमेठी में जाकर, और वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो उनका एक बुरा दौर था। शायद अब उससे कांग्रेस आगे जा रही है। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में नहीं आते हैं तो देश में वो सरकार बनाने की जो सपना देख रहे हैं उसको वो भूल जाएं, क्योंकि यहाँ पर वोटों का बिखराव बीजेपी की केंद्र में सरकार तय करता है, और यही वजह है कि बीजेपी पूरी ताकत से यहाँ लगी हुई है। ब्रजेश जी, हम राहुल गांधी पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आजकल उनका सक्रियता कुछ ऐसी है, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे लोग आश्चर्य में आते हैं, या लोग कहते हैं अरे राहुल गांधी ये भी कर रहे हैं। अपने यहाँ मजाक में लोग कहते हैं, आजकल तो बड़ी मजाक बन रहे हैं उस पर, कि ये बीजेपी ने सब किया करा है, अब राहुल गांधी की सदस्यता हटा ली, संसद से सदस्यता चली गई, अब खाली बैठा आदमी है, अब इधर उधर दौड़ेगा, काम करेगा, कभी बस में चढ़ जाएगा, कभी ढाबा दाल बनाने लगेगा, कभी खेत में धान बोने लगेगा। अपने यहाँ गांव में ये भी कहा जाता है कि जो आदमी धान बो सकता है वो पुदीना भी कभी कभी बो सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं कब पुदीना बो दे। बड़ा सारे मजाक चल रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि वक्त आने वाला टक्कर का है, और राष्ट्रीय पार्टियों का ये चुनाव होता है तो राष्ट्रीय टक्कर होगी। एक बात जरूर ये विपक्ष के गठबंधन को लेकर अभी आई और पहले भी आती रही, कि जिसको कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बी टीम कह रही है, उस बी टीम ने बीजेपी के सामने 2 राज्यों में सरकार बनाई है। बीजेपी के सामने मेयर का भी चुनाव जीता, बीजेपी से वो भी पीड़ित है, उनके डिप्टी सीएम जेल में बंद हैं, उनके मंत्री जेल में हैं। अब कांग्रेस खाली आम आदमी पार्टी के साथ ना लेना पड़े या सपोर्ट ना करना पड़े या वो कहीं मजबूत ना हो जाए, इस वजह से ना वो
आम आदमी पार्टी के साथ दे रही है ना बीजेपी को देगी। और आम आदमी पार्टी का विरोध करके वो फायदा किसको दे रहे हैं वो खुद देखें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन विपक्षी एकता में ये सब कमियां हैं और ये कमियां 2024 के लोकसभा चुनाव तक नहीं ठीक हुई तो मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी में अभी बहुत बड़ी नेताओं की फौज है, उनके पास संगठन है। हाँ, ये जरूर लोग कुछ कह रहे थे कि राहुल गांधी बड़ी जब भीषण सर्दी पड़ी तो हाफ टी शर्ट में उन्होंने पूरी रैली निकाली, कहीं वो गर्मी में कंबल ओढ़ के न निकल जाएं। उनका कोई भरोसा नहीं आजकल वो क्या कर दें, कहीं ट्रैक्टर चलाने लगते हैं खेत में जाके, कहीं धान बोने लगते हैं। तो ये वक्त वक्त की बात है। सियासत में उत्तर प्रदेश बड़ा अहमियत रखता है और कांग्रेस के पास अभी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। भले पांडे जी बोले, अभी संगठन के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। अभी इनको बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, तब तक एक चुनाव बीत जाएगा। तो परिणाम देखिएगा क्या होगा 24 का। लेकिन ये जरूर है कि इनके नेता मजबूत हो गए, उनको लोग देखने सुनने आने लगे। उनके नाम पर उनकी यात्रा के बाद 2 राज्य में उनकी सरकार बन चुकी है, ये सच्चाई है। अब उसमें आगे जो परिणाम आए, बहरहाल सुनिएगा कि नेता और सियासत और नेताओं के जो रंग रूप हैं, जो लोग तरह तरह के कारनामे करते हैं, उन पर लिखा है जी कि जो बैठा है बगुला भगत की तरह वही हमको असली शिकारी लगे। और सियासत में ऐसी उछल कूद है कि हर एक नेता यहाँ मदारी लगे। और जिसको अब भी सियासत पर है यकीन, उसको ये मुल्क दिखाया जाए। और वक्त के साथ ना ये चल पाया, अब इस मुल्क में फिर कोई एक नया खुदा बनाया जाए। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमें इनपुट और फीडबैक अपना उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं विपक्ष के महागठबंधन और राहुल गांधी को लेकर कि क्या वो मोदी के खिलाफ चेहरा हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आलोक जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि इसके पहले विपक्ष ने गठबंधन बनाकर चुनाव नहीं लड़ा, कई बार लड़ा है, कई बार चेहरे घोषित करके चुनाव लड़ा और कई बार नहीं भी लड़ा है, और कमोबेश सभी पार्टियों को इस तरह का अनुभव हासिल है। क्या राहुल गांधी को आप अपने लिए कोई पॉलिटिकल थ्रेट इस वक्त समझ रहे हैं या नहीं समझते हैं? देखिए ब्रजेश जी, यहाँ पे पैनल में 2 पैनलिस्ट ने राहुल गांधी में बहुत आशाएं दिखाई हैं और बाकी लोगों ने कहा कि राहुल गांधी त्याग कर दें। तो अब इसी पैनल में एक मत नहीं है, जबकि सभी पार्टियां विपक्ष की ही हैं लगभग। मैं आंकड़ों पर बात करता हूं, क्योंकि झूठ बोलने करके और लफाजी करके चैनल में कोई निकल जाए, जनता उससे भ्रमित नहीं होती है। मैं आपको कहता हूं, हम 224 लोकसभा सीटें 50% से अधिक मतदान पे हम जीते हैं। 50 सीटें हम 45 से 50% वोट लेकर के हम जीते हैं। इनको अगर आप जोड़ देंगे ना तो 274 सीटें हम लगभग 50% वोट पे हम जीते हैं और 272 में ही साधारण बहुमत होता है। ये खाली भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेंथ में बता रहा हूँ, एनडीए की नहीं। और जहाँ तक कि हम अगर कांग्रेस की और भाजपा की बराबरी करते हैं तो कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 2 आम चुनाव हार चुकी है लोकसभा का, और 9 साल के अंदर 50 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें 39 राज्यों में कांग्रेस हारी है। तो यह कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। अब तीसरी बात मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस की बराबरी अगर आप सीटों में करेंगे तो 2014 में कांग्रेस 44 सीटों पर थी, हम जो है हम पाए थे 282 सीटें, और 2019 में कांग्रेस पाई 52 सीटें और हम पाए 303 सीटें, यानी कि 238 सीटें हम आगे थे 2014 में और 248 सीटें हम आगे हैं 2019 में। अब मैं बात तो उत्तर प्रदेश की कर लेता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का वोट मात्र 2% बचा है। हम जो है 50% वोटों के साथ हमने 64 सीटें लोकसभा की जीती थी और हमारे पास 17.9% वोट से समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही है, 5 सीटें जीती थी। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से कि उनके नेता अखिलेश यादव क्या राहुल गांधी को अपने नेता मानने को तैयार हैं? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास आपका नेता की खुद की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। आप 17.9% वोट लेकर के आप जो है अपनी 5 सीटों में से भी 3 सीटें बचा पाए, 2 सीटें उपचुनाव में आप हार गए हैं। तो आप किस तरीके से मोदी जी को गाली देने से, मोदी जी को खाली कोसने से क्या चुनाव जीत जाएंगे? मोदी जी के साथ देश की थैंक यू आलोक जी, शुक्रिया।
80 करोड़ गरीब जनता और नरेंद्र मोदी 140 बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्णकांत पांडे जी, आपके पास 90 सेकंड है सर, बताइए। आलोक अवस्थी जी तो बड़े भले आदमी हैं और सामान्य स्थिति में भी होंगे। ये बता रहे हैं 50 राज्य और 39 राज्य जीते हैं। 50 राज्य, 50% की बात कही उन्होंने। अच्छा, आपको सुनने में कुछ? अच्छा, मैं समझाई 50 राज्य कोई नया बनवाया क्या इस आदमी ने? अभी बैठे बैठे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी के अलावा कौन सा चेहरा है? बहुत विपक्ष के चेहरे की बात हो रही है। मोदी जी के अलावा कितने चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में? मोदी जी मणिपुर का म और महंगाई का म कब बोलेंगे? और जब मणिपुर जल रहा है तो आदरणीय मोदी जी, यशस्वी मोदी जी, तेजस्वी मोदी जी अमेरिका, और जब दिल्ली डूब रहा है तो उन्होंने तो एक काम अच्छा किया, पेरिस पकड़ लिया। ये तो अच्छा किया, दिल्ली में रहना डूब जाए तो झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं हो, पकड़ लिए पेरिस। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि हम कितनी सीटें जीते सब जुड़ाए। मैं सिर्फ इतना जुड़ाना चाहता हूं कि 2019 में जो पुलवामा का छल था जी, जो उजागर हो गया, जिसके तहत सारी सीटें जुड़वा रहे हैं। 54 हम जीते थे, 209 पे हम सेकंड थे। ये हमारी स्थिति थी। और सारे खराब परिस्थितियों के बावजूद भी 2009 में जिस तरह से हम 22 जीते थे, 13 पे सेकंड थे, 22 पे थर्ड थे, जिस तरह से तो राहुल के नेतृत्व की तैयारी है आपके? ठीक, राहुल गांधी के नेतृत्व में, पूरे विपक्ष के नेतृत्व में, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता। थैंक यू। 2000 से एक सेकंड समय लूंगा। 2024 में क्यों कांग्रेस पार्टी भारत केंद्र के सरकार का हिस्सा होगी, उसका एक कारण है। 2024 में ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अध्यक्ष बनने के शताब्दी वर्ष पूरा हो रहे हैं और इस देश की गांधीवादी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सारे लोग मिलकर राष्ट्रपिता कांग्रेस का जो बिहेवियर है और कांग्रेस का जो आक्रामकता है आपके लिए, क्या ये गठबंधन में आपको रखना चाहते हैं या फिर आपको अलग रखना चाहते हैं? इनकी भाषा आज थोड़ी आक्रामक है आपके प्रति। विपक्ष मुद्दों पे एक है और देश की जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बनी हुई है। ये किसी भी प्रकार से अगर ये चाहते हैं कि बीजेपी डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर और मोदी डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर लगा के देश के सभी चोरों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा के इस बार ये चुनाव जीत ले जाएंगे, तो इस बार नहीं होगा। इस बार विपक्ष पूरा एक साथ है और मुद्दों पे एक साथ है और उसका सेमीफाइनल दिल्ली का। सुशील दुबे जी, क्या ये लोग इकट्ठे हो पाएंगे? आपको ऐसा प्रतीत होता है? देखिए, ये 17 लोग अगर इनकी मुकद्दर चलेगी तो इनका पीएम होगा, और नहीं तो 80 करोड़ जो राशन ले रहे हैं इस देश के लोग, अगर इनकी मुकद्दर चलेगी तो मोदी का ही पीएम होंगे। तो वकार तो ठीक है, वासिम वकार तो ठीक ही कह रहे हैं कि कहाँ इकट्ठे हो पा रही है। नहीं तो फिर 80 करोड़ जनता जो राशन ले रही है सीधे सीधे पीएम होंगे, क्या दिक्कत है? तो देश के गरीबों को राशन देना कोई अपराध है क्या? नहीं, बिल्कुल अपराध नहीं है। क्यों कर रहे हैं? उसी गरीब का तो उनका सरमौर है, उसी गरीब की तो प्रतिनिधित्व करते हैं पीएम हमारे। इसीलिए तो मैंने कहा ना, हो सकता है 80 करोड़ की रात 90 करोड़ ये दे दें नीतीश और खड़गे और राहुल और सोनिया जी और ममता जी मिलकर। ओके, आसिम बकार साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में उलझ गया है क्या अपोजिशन? आपको लगता है ऐसा? बीजेपी के जाल में फंस गए ये लोग? सर 14 से 19 के बीच में जो चुनाव लड़ा गया वो लड़ा गया करप्शन। विपक्ष का जो मुद्दा था राहुल गांधी जी का, वो राफेल, 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी और बीजेपी का हिंदुत्व। जनेऊ भी दिखा दिया उन्होंने, मंदिर भी दिखा दिया, सिंदूर भी दिखा दिया, पूजा भी दिखा दी, कुछ नहीं हुआ सर। फिर 19 के बाद से जो चुनाव चल रहा है, उनको लगा कि इसमें तो नहीं कामयाब होंगे। फिर मोहब्बत की दुकान, फिर धान बोना, ट्रैक्टर चलाना, ट्रक में बैठना, बस में। सर समझ में नहीं सर, आप बीजेपी से ज्यादा राहुल गांधी और कांग्रेस से नाराज उसी भी लड़ेगी सर। एडिशन और अल्ट्रेशन जो है वो अपने घर में ही किया जाता है। आदमी चाहता है कि हमारा घर ठीक रहे, हमारे बच्चे ठीक रहे, हमारा परिवार ठीक रहे। दुश्मन को सही नहीं किया जाता है। अगर आज जंग होगी पाकिस्तान से तो हम ये चाहेंगे हमारे टैंक ठीक हो, हमारे मेजर ठीक हो, हमारे सिपाही ठीक हो, हमारी बंदूकें ठीक हो। हम बेवकूफ होंगे जाके पाकिस्तान को ठीक करेंगे?
सुधार घर में किया जाता है सर। मजबूती और ताकत घर में बनाई जाती है। मेरी बात को समझिए सर, मैं हाथ जोड़ता हूं इन लोगों से। लड़ाई अभी 2024 में जब शुरू होगी, देखिए बीजेपी ने विपक्ष को खड़ा कहां किया? बीजेपी के खिलाफ खड़ी है जनता इस वक्त, लेकिन वो जनता को खड़ा कर देते हैं रामचंद्र जी के साथ, जनता को खड़ा कर देंगे शिव जी के साथ। अब पूरी जनता के अगेंस्ट जो है विपक्ष खड़ा हो जाएगा आकर, वो जनता से लड़ाई लड़वा देते हैं। आप इस बात को समझिए, जनता बीजेपी के साथ नहीं है सर। ये राजनीतिक दल छोड़ के ना सर अब पॉलिटिकल देश के साथ कंसल्टेंसी है। शुरू कर दो सर। अरे सर कोई कंसल्टेंसी करवा लीजिए शुरू, लेकिन मैं तो एक ही मशवरा दूंगा ना। मेरा मशवरा तो ये है, बीजेपी को कैसे हटाना है इसको तय करना पड़ेगा। लेकिन आपकी पॉलिटिकल इंटीग्रिटी डाउटफुल है, इस कारण आप पर ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। आपको अपनी इंटीग्रिटी साबित करनी पड़ेगी। सर इनकी तो अकली डाउट में। अब देखिए ये आप फिर हमारी उकसाने वाली भाषा बोल रहे हो, मैंने ये आपसे क्या उकसाने कहा? वाली भाषा बोल रहे हो। नहीं सर, मैंने आपसे मैंने गलत बात आपसे है सर ये। नुकसान वाली भाषा की बात नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा? मैं वो डॉक्टर पांडे हूं जी, कि मेरे आपको पास आलोक इलाज है। अवस्थी की बात तो बहुत बुरी लगती है। ये आप आपकी इलाज अकल ही पर नहीं कराना सवाल उठा चाह रहे रहे, क्या हैं, किया जाए? आपकी राजनीतिक समझदारी पर एक व्यक्ति सवाल उठा रहा है और आपकी घिग्गी बंदी है, आपकी जुबान नहीं खुल रही। मुझको ब्रजेश जी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराना है। जिस तरह से हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में घुस के 14% वोट का प्रतिशत कम करके प्रतिशत बता रहे थे आलोक अवस्थी, जिस तरह से हिमाचल में 54 पर थे धन्यवाद उनको सर। 40 पर मैं ले आया, उसी तरह आप से सबका हम बहुत पूरे बहुत देश शुक्रिया, में हराएंगे बहुत बहुत बीजेपी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा को देखने के लिए। नमस्कार।